नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह कुछ विचार पर अध्ययन करेंगे। इस निबंध संग्रह में प्रमुख निबंध कहानी कला 2 पर हम चर्चा करेंगे। इस कहानी कला 2 में कहानी क्या है, कहानी क्यों लिखी जाती है, नई कहानी और पुरानी कहानी में क्या अंतर है, एक नई कहानी में किस तरह के तत्व मुख्य रूप से अच्छी कहानी बनाने के लिए होने चाहिए, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। कहानी एक साहित्यिक महत्वपूर्ण विधा है। उसने अब अत्यधिक महत्व प्राप्त कर लिया है और व्यस्ततापूर्ण जिंदगी में लोगों के पास आज बड़े बड़े उपन्यास पढ़ने के लिए समय का अभाव है। जनसाधारण के साथ तो यह बात विशेष रूप में लागू होती है, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रचलित विधा के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसी दृष्टि से प्रेमचंद जी ने कहानी में कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, इस ओर चर्चा की है। उनका मानना है कि कहानीकार अपनी कल्पना के आधार पर कहानी का ढांचा गढ़ता है, परंतु वह कहानी भी जीवन का ही चित्रण करने वाली होती है। इसी दृष्टि से वह सत्य है। प्रेमचंद जी ने सत्य और सुंदर को स्पष्ट किया है, जो कि कहानी में रहता है। उन्होंने बताया है कि इतिहास में हत्याओं, संग्रामों, धोखे के वर्णन रहते हैं जो असुंदर प्रतीत होते हैं। इसी दृष्टि से वह वर्णन असत्य है। एक राजा गद्दी को पाने के लिए लोभ से दूसरे को धोखा देता है, ईर्ष्या करता है, अहंकार करता है, किसी को मारकर स्वयं सत्ता पाने का प्रयत्न करता है। वह बड़े बड़े युद्ध करके अपार नरसंहार कराता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का आचरण अमानुषी है। उस वर्णन को पढ़कर ग्लानि होती है, आनंद प्राप्त नहीं होता। प्रेमचंद जी का मानना है कि जिस रचना को पढ़कर आनंद ही प्राप्त ना हो वह सुंदर नहीं कही जा सकती, और जो सुंदर नहीं वह सत्य भी नहीं है। सत्य तो वहाँ है जहाँ आनंद है। कहानी चूँकि साहित्यिक विधा है, उसका प्रधान गुण ही आनंद प्रदान करना होता है। इसी आधार पर वह सत्य है। सत्य और सुंदर ही साहित्य है, और कहानी साहित्य के अंतर्गत ही आती है। वह भी सत्य है और सुंदर है, या कहिए कि सत्य और सुंदर का ही वर्णन करती है। कहानी भी मनुष्य को समझाने, मानव मन के रहस्य खोलने का प्रयास करती है। कहानी मानव जीवन की आलोचना है, व्याख्या है। इस आधार पर वह सत्य है। अध्यात्म और दर्शन का भी यही काम होता है, यही काम है, और वह मानव के बारे में जानकारी देना। किंतु अध्यात्म और दर्शन में रस नहीं है, आनंद नहीं है। कहानी रसपूर्ण होती है, आनंदप्रद होती है। रस आनंद तत्व के कारण ही कहानी का सहारा उपनिषद महाभारत ने भी लिया है। धर्म, अध्यात्म के रहस्य कहानी के माध्यम से सरस बनाकर स्पष्ट किए जा सकते हैं। प्रेमचंद जी का मानना है कि कहानी जीवन की आलोचना है, व्याख्या है, परंतु जीवन का यथार्थ चित्र नहीं है, यथार्थ की नकल नहीं है। यथार्थ का हूबहू यानी जैसे का तैसा चित्र खींच देना कलापूर्ण कार्य नहीं है। कहानी जीवन की ऐसी हूबहू नकल नहीं है। वह जीवन का ही वर्णन तो करती है, परंतु कलात्मक ढंग से। इस तरह वह यथार्थ न होते हुए भी कला के संयोग से यथार्थ दिखाई पड़ती है। जीवन की हूबहू नकल तो स्वयं मनुष्य ही हो सकता है, फोटो भी नकल है। कहानी की यह और विशेषता है, जो उसकी कला की देन है, कि हम जीवन से उतने प्रभावित नहीं होते जितने कि कहानी के पात्रों से प्रभावित होते हैं। मनुष्य से मनुष्य दूसरों के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते,
परंतु साहित्य के पात्रों के दुख सुख से वो प्रभावित हो जाते हैं। कई बार ऐसे मनुष्य साहित्य पढ़ते समय आंसू बहाने लगते हैं। साहित्य में मार्मिकता होती है जो पाठक के हृदय पर असर करती है। दूसरा कारण यह है कि जीवन में जो भी व्यापक है, हम उस सूक्ष्म मन तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। एक मनुष्य के हृदय तथा दूसरे के हृदय के बीच पर्दा रहता है, दुराव छिपाव रहता है। सामान्य जीवन में व्यक्ति अपने मन के रहस्य को छिपाए रखता है और हम उन रहस्यों को समझ नहीं पाते, परंतु कहानी में, जो कि व्यक्ति साहित्यकार की रचना है, चरित्र के मन के रहस्य अनावृत होते रहते हैं। कहानी मनुष्य का रचा हुआ जगत है, परिमित है, सीमित है, इस कारण वह संपूर्णतः हमारे सामने आ जाता है। हम कहानी के पात्रों से निजत्व स्थापित कर लेते हैं। इसी कारण कहानी के पात्रों के सुख दुख से हम अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि जीवन में मनुष्यों के सुख दुख से हम उतने प्रभावित नहीं हो पाते। प्रेमचंद जी का मानना है कि जीवन में मिलने वाले मनुष्यों के सुख दुख के कारणों से हम परिचित रहते हैं। जीवन में आने वाले दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण में कोई क्रम नहीं है, कोई संबंध नहीं है, जबकि कहानी में कहानीकार सुख दुख का कारण बताता चलता है। कहानी में किसी पात्र का आचरण हमारी न्याय बुद्धि से यदि दंडनीय लगे तो उसे कहानीकार दंड भी देता है। इस प्रकार कहानी के पात्रों के हर व्यवहार हमारी पहुंच के भीतर होते हैं, जबकि संसार के मनुष्यों के आचरण हमारी समझ से बाहर। इन आधारों पर कह सकते हैं कि सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी कहानी में वर्णन सत्य होता है। वह हूबहू नकल तो नहीं होता, परंतु यथार्थ जैसा लगता है। कहानी कला के कारण ऐसा होता है। कहानीकार कथा वस्तु, पात्र, पात्रों के आचरण सब अपने ढंग से प्रस्तुत करता है, परंतु सबका संबंध मानव जीवन से ही होता है। सारा वर्णन कलात्मक होता है, सरस होता है, हमारे ऊपर प्रभाव डालने में सक्षम होता है। यथार्थ जैसा होता है, सुंदर लगता है, इसीलिए वह सत्य होता है। उसे पढ़ते हुए अविश्वास नहीं होता, संदेह नहीं होता, वह स्वाभाविक लगता है। वह हूबहू नकल नहीं होता, कलापूर्ण यथार्थ होता है, यानी कला के कारण यथार्थ प्रतीत होता है। प्रेमचंद जी ने यह भी कहा है कि एक ही तरह के नाटक, एक ही तरह के काव्य पढ़ते पढ़ते आदमी ऊब जाता है और वह कोई नई चीज़ चाहता है, चाहे वह उतनी सुंदर और आकृष्ट ना करती हो। फिर भी हिंदी कहानी में भी पहले की तुलना में परिवर्तन हुआ है, उसमें नवीनता आई है और यह पश्चिम के प्रभाव से ऐसा हुआ है। कहानी के विषय में चाहे बहुत परिवर्तन ना हुआ हो, परंतु उसकी शैली में बहुत परिवर्तन हुआ है। कहानी उत्तम होती चली गई है। अलिफ लैला की कहानियाँ एक तरह की थी और आज की कहानियाँ बिल्कुल दूसरी तरह की हैं। क्या नया जुड़ा है जिससे कि आज की कहानी उत्तम बन पड़ी है? इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम इस प्रकार देख सकते हैं कि पुरानी कहानी में बहुरूपता थी, वैचित्र्य था, कौतूहल था, रोमांस था, पर आज की कहानी की तरह जीवन की समस्याएं ना थीं, मनोविज्ञान के रहस्य नहीं थे, अनुभूतियों की प्रचुरता नहीं थी, जीवन अपने सत्य रूप में इतना अधिक स्पष्ट नहीं था। और कहा जा सकता है कि पुरानी कहानी परियों भूत प्रेतों से संबंधित थी, पर आज की कहानी मानव जीवन के निकट है। आज की कहानी छोटी होती है, उसमें एक भी शब्द, एक भी वाक्य अनावश्यक रूप से ना लाने का ध्यान रखा जाता है। कहानी का प्रारंभ ही इस ढंग से किया जाता है कि वह पाठक के मन को आकर्षित कर ले और अंत तक उसे मुग्ध किए रखे। आज की कहानी में कुछ चटपटापन, कुछ ताजगी, कुछ तत्व लाने का ध्यान रखा जाता है जो पाठक को मानसिक तृप्ति दे सके।
तत्वहीन कहानी मनोरंजन भले ही दे दे पर मानसिक तृप्ति कभी नहीं दे सकती। कहानी वही उत्तम हो सकती है जो मनोरंजन और मानसिक तृप्ति में से कम एक को तो कुछ उपलब्ध करा सके। कहानी में उपदेश ना हो पर विचारों को उत्तेजित करने, मन के सुंदर भावों को जागृत करने के लिए अवश्य हो। सबसे उत्तम तो कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। उदाहरण के लिए, कहानी में एक साधु पिता को अपने कुव्यसनी पुत्र की दशा से दुखी दिखाया जाए तो वह कहानी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित मानी जाएगी, उत्तम मानी जाएगी। बुरे से बुरे आदमी में भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है, उसमें भी कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। यह भी मनोवैज्ञानिक सत्य है। उत्तम कहानीकार का काम है कि वह उस गुण को सफलतापूर्वक व्यक्त करके दिखाए। कहानी में किसी समस्या का समावेश कर देने से कहानी उत्तम बन सकती है। समस्याओं को लाकर किसी पात्र में द्वंद्व दिखाया जा सकता है। घटना प्रधान कहानियों की बजाय चरित्र प्रधान कहानियाँ उत्तम होती हैं। इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कहानी है, उपन्यास नहीं। इस कारण उसमें संपूर्ण मनुष्य की बजाय उसके चरित्र के अंग को ही दिखाया जाना चाहिए। कहानी में जो परिणाम दिखाया जाए वह मनमाने ढंग का ना हो, अपितु विश्वसनीय हो, सर्वमान्य हो, बुद्धि संगत हो। प्रेमचंद जी का यह भी कहना है कि कहानी इस प्रकार की हो कि पात्रों का जैसा आचरण दिखाया जाए वह मानवोचित हो, तभी वह विश्वसनीय लगेगा। उनका आचरण हमें अपने जैसा प्रतीत हो, तभी हमें उसे पढ़कर आनंद प्राप्त हो सकेगा। उनके प्रति हमारे भीतर सहानुभूति उत्पन्न हो सकेगी। कहानी की जमीन अब लंबी चौड़ी नहीं रह गई है। उसमें तो केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव हृदय स्पर्शी चित्रण हो सकता है। ऐसा करने से कहानी में प्रभाव, आकस्मिकता और तीव्रता बनी रह सकती है। उत्तम कहानी में व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक होता है। कहानी की शैली प्रवाहमयी होनी चाहिए क्योंकि कहानी में भटकाव सहन करने योग्य नहीं होता। कम से कम शब्दों में बात स्पष्ट करने की प्रवृत्ति अपेक्षित होती है। मनोभावों की भी व्याख्या नहीं की जाती, अपितु उनकी ओर इशारा भर किया जाता है। कभी कभी तो संभाषण भी एक दो शब्दों से पूरे कर लिए जाते हैं। उन एक दो शब्दों से ही पात्र के मनोभाव पाठक समझ सकता है। आज की कहानी में घटना विन्यास अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो होता यह है कि पात्रों की मनोगति ही घटनाओं की सृष्टि कर लेती है। घटना विन्यास का महत्व पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने भर के लिए होता है। घटना की बजाय अब कहानी अनुभूति प्रधान हो चली हैं। कहानीकार कोई एक प्रेरणा पाकर कहानी लिख सकता है। पूरा दृश्य देखकर कहानी लिखने की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। कहानीकार का ध्यान पाठक की सुंदर भावनाओं को स्पर्श करने का रहना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी अब कपोल कल्पित नहीं रही है। वह जीवन की आलोचना या व्याख्या है। वह सत्य है। वह मानव जीवन के निकट है। वह सत्य और सुंदर है। वह जीवन की हूबहू नकल ना होकर भी कला के स्पर्श से यथार्थ लगती है। कहानी पहले की तुलना में बहुत निखर गई है। उसमें किसी समस्या का चित्रण, द्वंद्व का चित्रण रहता है। मनोवैज्ञानिक सत्य का आधार रहता है। अब वह सांकेतिक भी हो गई है। अनुभूतियों का उसमें महत्व बढ़ गया है। इसलिए आज की कहानी एक उत्तम दिशा की ओर चल पड़ी है। धन्यवाद।